हेलो स्टूडेंट्स, हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स, जिसके अंदर हमने सबसे प्रमुख जो वर्गीकरण हैं वो आर.एच. व्हीटेकर ने 1969 में दिया था। आर.एच. व्हीटेकर ने, जिसके अनुसार पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। डियर स्टूडेंट्स, इन 5 जगतों के बारे में हम पहले एक्सप्लेन प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं। उसके बाद हमने वायरस के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर। एक बार मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वायरस जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वायरस का अध्ययन किया जाता है, वायरस की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे वायरोलॉजी कहते हैं। और वायरस का अर्थ होता है पॉइजन, या इसको हम तरल विष कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल विष कहते हैं। वायरस सजीव और निर्जीव, इसमें सजीव के भी कैरेक्टर्स होते हैं और निर्जीव के भी कैरेक्टर्स होते हैं। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी माना जाता है, कनेक्टिव लिंक्स माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो वायरस की लिविंग फॉर्म को शो करते हैं, सजीवता को शो करते हैं। ऐसे ही कुछ लक्षणों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात बताऊं तो जो वायरस है उनके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रतिजनी गुण पाए जाते हैं जो सजीवों का लक्षण है। वायरस विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई भी वायरस होता है वो स्पेसिफिक यानी एक विशेष पादप या जंतु को ही इन्फेक्टेड करता है, इसीलिए इनमें विशिष्टता होती है। उत्परिवर्तन वायरस कर सकते हैं और वायरस के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है, सजीवों के जैसा होता है कोशिका विभाजन, लेकिन सजीवों के जैसा नहीं होता है। और आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है इसके अंदर। आनुवंशिक पदार्थ का रेप्लिकेशन होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ को बढ़ा सकते हैं। और ये अनुक्रिया करते हैं ताप के प्रति, कोई विकिरण के प्रति, किसी भी रासायनिक पदार्थ के प्रति या किसी भी उद्दीपक अगर इनको दिया जाता है तो उसके प्रति ये अनुक्रिया करते हैं। ये सभी कैरेक्टर्स, जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, ये सजीवों का गुण शो करते हैं। यानी अगर ये गुण किसी भी चीज़ के अंदर है तो उसे हम सजीव मान सकते हैं, क्योंकि ये सजीवों के गुण हैं। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो वायरस के अंदर होते हैं, इसीलिए वायरस को हम सजीव कह सकते हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। प्रतिजनी गुण पाए जाते हैं, एंटीजेनिक, विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, उत्परिवर्तन कर सकते हैं, कोशिका विभाजन होता है लेकिन सजीवों को जैसा नहीं, आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति इनमें होती है, अनुक्रिया ताप, विकिरण, उद्दीपक या किसी भी रासायनिक पदार्थ के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ये इनमें सजीवों के गुण हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं वायरस के जो इन्हें निर्जीव से जोड़ते हैं, जो इनके निर्जीव होने की पुष्टि करते हैं। जैसे अगर मैं पहले बात करूं तो हम वायरस का क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वायरस में कोई कोशिका संरचना नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है सेल की। वायरस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं, वायरस में उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं, जैसे वायरस श्वसन नहीं करता है, डाइजेशन नहीं करता है, सर्कुलेशन नहीं है, इस तरह की उपापचय क्रियाएं वायरस के अंदर नहीं हैं। अगर ये कोशिका से बाहर है तो ये निर्जीव की तरह कार्य करता है, और ये कोशिका के अंदर है तो ये सजीव की तरह कार्य करता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो वायरस को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी मानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायरस के अंदर सजीवों के और निर्जीवों के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वायरस प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स दोनों के अंदर ही रोग क्रिएट करते हैं। वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है। 1935 में स्टैनली ने, एक वैज्ञानिक हैं स्टैनली, उन्होंने 1935 के अंदर सबसे पहले टीएमबी वायरस का क्रिस्टलीकरण किया था। टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू के अंदर रोग क्रिएट करता है, उसका क्रिस्टलीकरण किया था। सबसे पहले हम टीएमबी वायरस के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग वायरस की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है। ये
आरएनए है, एकल सूत्री आरएनए पाया जाता है टीएमबी वायरस के अंदर, और यहाँ पर इस तरह की संरचनाएं होती हैं। एक बार हम इसको डायग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि वायरस के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं। जो भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी वायरस का डायग्राम है, जिसे हम टीएमवी वायरस का डायग्राम है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस ये है, इसके अंदर एकल सूत्री आरएनए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनमें जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो ये है एकल सूत्री आरएनए। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। और कैप्सिड की एक इकाई को अगर मैं ये पूरी स्ट्रक्चर्स को देख रहा हूँ, पूरी संरचना को देख रहा हूँ, तो इसे हम कह रहे हैं कैप्सिड। और इसकी एक इकाई को अगर मैं देखें, एक इकाई को अगर हम देखें कैप्सिड की, तो इसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। और जिस तरह से कैप्सिड अनेक कैप्सोमियर से बना होता है, उसी प्रकार से कैप्सोमियर भी अनेक एक छोटी उप इकाइयों से बना होता है, जिसे कहते हैं मोनोमियर। क्या कहते हैं? मोनोमियर। तो इस तरह से हम एक जीवाणु वायरस का डायग्राम हमने बनाया है, टीएमबी वायरस का। एक जीवाणु भोजी वायरस का भी हम डायग्राम बनाते हैं। छोटी क्लासों से आप लोग इस डायग्राम को भी बनाते आए होंगे, शायद डायग्राम देख करके आपको याद आए कि हाँ इस तरह का हमने डायग्राम बनाया था। ये है जीवाणु भोजी, जिसके अंदर 6 लेग्स हैं इसकी, और ये प्लेट होती है, आधारीय प्लेट है। इसको हम कॉलर बोलते हैं। ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं कॉलर, और इसको हम बोलते हैं टेल, और ये है इसका हेड। और ध्यान रहे हेड के अंदर ही ये डीएनए या आरएनए में से एक होता है। इसके चारों तरफ एक आवरण है, इसके चारों तरफ भी एक आवरण है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये कैप्सिड है वो प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण होता है। किसका बना हुआ आवरण है ये? प्रोटीन का। तो कैप्सिड किसके बना होता है? प्रोटीन का। तो जो जीवाणु भोजी है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। हेड, ये इसकी नेक हो गई जिसको हम कॉलर कह रहे हैं, और ये इसकी टेल यानी पूंछ वाला भाग हो गया, पूंछ वाला भाग हो गया। और अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वायरॉइड की बात करेंगे हम। जैसे वायरस होता है वैसे ही वायरॉइड भी वायरस का ही एक रूप होता है। वायरस और वायरॉइड दोनों में अंतर है। अभी हम बात कर रहे हैं वायरॉइड की। वायरॉइड और वायरस दोनों में अंतर है। मैं ऐसे कह सकता हूँ जो वायरॉइड है उसकी खोज 1971 में टी.ओ. डाइनर, एक वैज्ञानिक हैं टी.ओ. डाइनर, उन्होंने की थी। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। और इन्होंने बताया था कि ये वायरस से भी छोटे कण हैं। ये वायरस से भी आकार में कैसे कण हैं? छोटे कण हैं। और ये एकल सूत्री आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एकल सूत्री आरएनए इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और इस आरएनए का अणुभार बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। और बात करें कि इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण भी नहीं होता। इनके ऊपर प्रोटीन का जो आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कह रहे थे वो भी नहीं होता। लेकिन ये वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं उच्च पादपों के अंदर। उच्च पादपों के अंदर ये रोग फैलाते हैं। जैसे एक रोग है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, एक रोग है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, एक है सिट्रिस एक्जोइसिस्ट। तो ये 2 रोग हैं, जो कि और भी कई सारे रोग हैं। एक रोग और भी दे रखा है आपकी बुक्स के अंदर, उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। एक रोग है, इसी के अंतर्गत आता है क्राइसैंथेमम स्टंट। कौन सा है? क्राइसैंथेमम स्टंट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ये सारे डिजीज ऐसे हैं जो किससे होते हैं? वायरॉइड से। तो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा वायरॉइड को। वायरस से छोटे आकार के होते हैं। 1971 में टी.ओ. डाइनर ने इनकी खोज की थी। बहुत ही छोटे कण हैं, एकल सूत्री आरएनए के बने होते हैं, अणुभार बहुत ही कम होता है और इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। और उच्च पादपों में ये विभिन्न स्पेसिफिक बीमारी या रोगों को फैलाते हैं। ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। एक बार मैं दोबारा से आपको इसको एक्सप्लेन करा है रिवाइज करवाने के लिए। और अभी हम बात कर रहे हैं लाइकेन की। लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, लाइकेन। लाइकेन को समझने के लिए मैं कह सकता हूं लाइकेन
शैवाल प्लस कवक को कहते हैं। किसको कहते हैं? शैवाल प्लस कवक, यानी दोनों साथ साथ रहते हैं, इसलिए इसको हम लाइकेन कहते हैं। मैं कह सकता हूँ शैवाल और कवक के सहजीवन, इनमें सिम्बायोसिस पाई जाती है। सहजीवन का मतलब होता है साथ साथ रहना, जीना, तो इनमें सिम्बायोसिस की क्रिया पाई जाती है। उसका एक अच्छा उदाहरण है ये सहजीवन का, साथ साथ जीने का एक अच्छा उदाहरण है। जो शैवाल और कवक आपस में साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम समझेंगे जो अपर प्लांट्स, जो अपर पार्ट होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है, वो होता है शैवाल का। किसका होता है? शैवाल का। लाइकेन के अंदर जो ऊपर वाला भाग होता है उसे, वो किसका होता है? शैवाल का, जिसे हम फाइकोबायोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोबायोंट। हिंदी में कहते हैं इसको शैवालांश। क्या कहते हैं? शैवालांश, यानी शैवाल का अंश। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, भाग होता है, इसको हम कहते हैं माइकोबायोंट। क्या कहते हैं? माइकोबायोंट, या इसको हम बोलते हैं कवकांश, यानी कवक का अंश। अब इन दोनों के अंदर एक विशेषता है, जो कवक है वो तो खनिज लवणों का अवशोषण करता है। क्या करता है? खनिज लवणों एवं जल का अवशोषण करता है। और किसको देता है? शैवाल को। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, भोजन बनाता है। भोजन बनाता है शैवाल, और किसको देता है? कवक को। ये दोनों एक साथ रहते हैं, यानी ये इसके लिए न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और किसको देगा? शैवाल को। और शैवाल फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन बनाएगा, किसको देगा? कवक को। तो अगर एक को भी हटा दिया जाए तो दूसरा नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसी क्रिया को हम सहजीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस या सहजीवन इसको कहते हैं। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सहजीवन या सिम्बायोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? तो आप बताएंगे लाइकेन। कोई आपसे पूछे लाइकेन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे शैवाल प्लस कवक इज इक्वल टू लाइकेन। लाइकेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका यूज बहुत ही बड़ा है। इनको हम पर्यावरण सूचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण सूचक भी कहते हैं। और इनको हम प्रदूषण सूचक भी कहते हैं। जहाँ भी प्रदूषण होता है, क्या होता है? प्रदूषण, या जहाँ भी पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ जहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ लाइकेन अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर SO2 की मात्रा ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ लाइकेन अनुपस्थित होते हैं। तो ये पर्यावरण के सूचक भी हैं, प्रदूषण सूचक भी हैं। और भी कई सारे यूजेस हम लाइकेन्स का करते हैं। कुछ लाइकेन्स को पहाड़ी क्षेत्रों में आटे के साथ मिलाकर खाया जाता है। हम कुछ ऐसे लाइकेन्स की विशेषताओं का या उपयोगों का बात करेंगे, जिसमें कई सारे ऐसे उपयोग हैं लाइकेन्स के, जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कुछ लाइकेन्स के उपयोग को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये SO2 के प्रति संवेदनशील हैं। दूसरे, ये इनका जो आर्चिसिल नामक रंग होता है इनके अंदर, जो रेशमी धागों को रंगने के लिए काम में आता है। आइसलैंड के अंदर इनको हम आटे के साथ खाते हैं, इसलिए इनको आइसलैंड मॉस भी कहते हैं। रोसेला से एक लाइकेन का नाम है रोसेला, इससे आरेसिन नामक रंजक या लिटमस प्राप्त होता है। क्लेडोनिया रेंजीफोरा एक लाइकेन है, जिसे हम रेंडियर मॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंडियर मॉस भी कहते हैं। तो इस प्रकार के अनेक ऐसे उपयोग हैं जिनका यूज़ हम लाइकेन्स का यूज़ हम अनेक रूपों में करते हैं। आपको मैंने एक PDF फाइल सेंड की है, जिसके अंदर जितने भी यूजेस हैं लाइकेन्स के, वो आपको सेंड किए गए हैं। और लास्ट जो PDF है उसके अंदर वायरॉइड और वायरस को भी मैं सेंड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स के पास, कई स्टूडेंट्स का फ़ोन आया, सर ये दोबारा हमारे पास अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा से इसलिए इसको एक्सप्लेन कराए इस चीज़ को। तो आप लोग आज की क्लास के अंदर आपने वायरस के करैक्टर्स, सजीव और निर्जीव के, उसके बाद वायरॉइड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और लास्ट में हमने लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास के हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, और वो है वनस्पति जगत।
प्लांट किंगडम, और उसके अंदर हम अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स को और उनके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे।